नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में हम अभी आपको लेकर आए हैं केरला में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं घुटनों से ज़्यादा पानी में वे अपना टेबल उठाकर इधर आ रहे हैं। केरला में इस तरह के दृश्य आम हुए हैं इस बार। और 8 अगस्त से जो बारिश हुई केरला में, उस बारिश ने कितने गांवों को जलमग्न किया, कितने लोगों को, लाखों लोग घरों से बाहर निकलकर शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हुए। और इस तरह की स्थिति, ये जो पूरा आप देख रहे हैं पूरा गाँव था, समतल इलाका था, लेकिन इस पूरे इलाके में आज पानी भरा हुआ है। तो आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम यही दिखाएंगे कि किस तरह से केरल में अचानक बाढ़ आई और उसके बाद किस तरह से राहत और बचाव के कार्यक्रम चले और किस तरह आगे इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों की सामान्य जिंदगी वापस लौट सके। इस घर के दंपत्ति की तरह लाखों ऐसे घर हैं जो बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद अब अपना तिनका चुनकर फिर से अपनी बिखरी जिंदगी के तार जोड़ने की जुगत में भिड़ गए हैं। कितनों के घर टूटे, कितनों के घरों को मरम्मत की जरूरत है, कितनों के जीवन से जरूरी कागजात बाढ़ के पानी में बह गए। ये या तो उनकी स्मृति में है या इस सोच में है कि कैसे वो दिन फिर वापस आएंगे जिसे अगस्त 2018 की भयानक बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई। हमारा उधर 100 घर में वो घर में पूरा पानी भर गया, वो उसका ऊपर तक आया था। मेरा पत्नी वहीं पर है, कुटनाट में था, उसका घर में पूरा पानी आ गया। अभी पहले दिन मम्मी पापा नहीं आ गया, लेकिन बच्चे लोग तो बाहर आ गया। लेकिन एक 10 घंटे में पानी घर के ऊपर आ गया। दूसरे दिन रिलीफ के बोट पर आकर मम्मी पापा को भी बाहर लाया। After the flood, the foundation was shaken of the most of these houses, and water flown to the first floor of the houses. So major electronics things, television, computer, laptops, and household utensils all are useless. That's one of the main thing. And also in towns, many of the towns was immersed in water. केरल में ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई, ना किसी ने ऐसा सुना और ना ही देखा। जिसे कहते थे केरल, भगवान का अपना देश है, उस केरल पर लगा जैसे शैतान ने हमला कर दिया हो। आसमान का सारा पानी जमीन पर, चारों तरफ सैलाब और सिर्फ सैलाब। टूटे मकान, टूटी सड़कें, टूटे पुल, ध्वस्त व्यवसाय, मरे पशु। लेकिन बची है तो सिर्फ मनुष्य की अदम्य जिजीविषा और केरल के लोगों का जीवट। और इस जिजीविषा के सबसे बड़े वाहक बने केरल के युवा। केरल के नौजवानों ने अपने बारे में बनी पुरानी सारी गलत धारणाओं को धूल धूसरित कर दिया। आमतौर पर हम यह समझते हैं कि नौजवान केवल मोबाइल, कंप्यूटर, आईटी में फंसे रहते हैं और दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस बाढ़ में केरल के नौजवानों ने यह दिखाया है कि समाज से उनका वैसा ही वास्ता है जैसा सोचा जा सकता है। केरल के लोगों ने, केरल के खास करके नौजवानों ने
दिखाया है कि बाढ़ पीड़ितों में किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर मदद की जा सकती है और उन्होंने अपनी जानों की बाजी लगाकर अपनी पूरी ताकत से केरल के लोगों को न सिर्फ बचाया है बल्कि केरल के लोगों को राहत देने में भी अहम भूमिका निभाई है। युवाओं की इन टोलियों को देखिए। सामान्यतः अपने घर में इन्होंने कभी काम किया हो इसकी संभावना कम ही है। केरल जितनी तेजी से सामान्य स्थिति में आया, इसके पीछे युवाओं की अहम भूमिका है। Today we came here to help the victims. We already supplied food items, cleaning materials, lotions, etc. So and some places we help them to clean the rooms, etc. केरल में आई बाढ़ की जमीनी हकीकत को देखने के लिए जब राज्यसभा टीवी की टीम चेंगनूर के पांडनाद में गई तो कुछ नौजवानों को घर की सफाई में लगे देखा। ये उनका खुद का घर नहीं है, ये अपने पड़ोसी, मित्र या परिचित के घरों में सफाई कर ही रहे हैं। वो मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों से पूछ भी रहे हैं कि उनकी जरूरत है। बाढ़ के बाद घर की सफाई कोई सामान्य सफाई का काम नहीं है। इसमें सांप और खतरनाक कीड़े मकोड़ों की भी आशंका है। इन्होंने बताया कि ये सेवा भारती संगठन से जुड़े हैं। चेंगानूर में बाढ़ से पीड़ित पंडानार के इस इलाके को देखिए। यह घर है, इस घर की हालत देखिए। इस घर में पूरा कीचड़ है, पता नहीं कितनी ऊपर तक पानी था, लेकिन जिनका ये घर है हम उनके पास जा रहे हैं कि कहाँ क्या हालत थी इस घर की। आप इस घर को देखकर समझ सकते हैं कि अच्छा खासा घर है और इसमें रहने वाले जो लोग भी होंगे उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। भाई साहब, ये आपका घर है क्या? हमारा घर है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। ये घर में कहाँ तक पानी था? आप इसी घर में थे? 15 को यहाँ पे पानी यहाँ पे आया था। 15 रात को फुल पानी भर गया था। अपने सफाई किया या सरकार ने? आप लोग नहीं, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग कर रहे हैं सफाई। सरकारी वाली कोई भी नहीं आया। उसका के लिए जूता सब कुछ हमारा पैसा भरा के हम लोग भी ले लिया। गमबूट्स, ब्लीचिंग पाउडर और ग्लव्स सब कुछ हम लोग खर्चा करके ले लिया। सरकार ने कुछ भी नहीं दिया हम लोग को। तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग एक साल पूरा मेरा जॉब, आप लोग मेरा जॉब बोल रहे हैं। मैं कुवैत में मैं अभी लीव पे आया था इधर। आप लोग क्यों कर रहे हैं इधर सफाई? पूरा सफाई करते, घर का पूरा मट्टी आ गए, पूरा पीछे पड़ा है, पूरा मट्टी हम लोग निकाल के पूरा पानी वॉश करते हैं। आप देखिए इस घर में कैसे कैसे इन लोगों ने सफाई की है। दिखाइए। दुनिया का मेरा जूता में हाँ, ये दुनिया का पूरा सेफ्टी टैंक का वाटर इधर ही आ रहे हैं। हाँ, पूरा इसका अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालने का, बाद में डेटॉल डालने का है। एक घर पे मैक्सिमम एक महीना इधर नहीं रह सकते। 1 महीना नहीं रह सकते। इस घर का वीडियो बना के हाँ, देखो हाँ, एक घर कैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग ब्लीचिंग पाउडर, पता नहीं ये दिखाइए इनको क्या डाल रहे हैं। क्या ये सरकार से मिला है? अच्छा, इन्होंने खुद खरीदा है। ठीक है, तो स्थानीय तौर पर जनता और जिसका घर है सारे लोग सचेत हो गए हैं कि किस तरीके से अब घरों की सफाई की जा सकती है और इनका ये भी कहना है कि ये सफाई लगातार चलती रहेगी और 1 महीने तक शायद ही इस घर को रहने लायक बनाया जा सकेगा। लेकिन एक बार जब सूख जाएगा ये घर, आसपास के इलाके सूखेंगे, तब शायद संभव हो सकता है कि यह घर रहने लायक बने। इन नौजवानों को देखिए, ये एसएफआई से जुड़े हैं। ये सफाई के अलावा लोगों को मानसिक संत्रास से भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। We are here to save the people who are affected the flood. Okay. What are you doing? We are cleaning and chlorination and powder is delivering and mentally supporting, emotional support to give the people who are affected in the flood.
There are 789 people came here from the in this purpose Chenganur from the Malappuram DYFI 17 block committee. You go to any house or you choose houses? Where is the problem is affected area, then we are going to there in the sector. We are 5 people groups. बचाव के काम में युवाओं ने काफी हिम्मत और तत्परता से काम करना शुरू किया। अगर वो लोगों को बचाने में नहीं लगते तो केरल में मरने वालों की संख्या हजारों में होती। बचाव के काम में स्थानीय तौर पर नौजवानों ने हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि ग्रामीण या शहरी इलाके में जिस युवक को भी तैरना आता था, उसने लोगों को अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया। तो ये इलाका में पानी भरा था, तो हमने यहाँ से तकरीबन 500 लोगों को सेफ साइड में लेके गए थे। ऑलमोस्ट 300 घर है ये इस तरफ, तो यहाँ से लोगों को निकाल के जो ऊंचे जगह है उस तरफ शिफ्ट किए थे जब पानी शुरू हुआ था। केरल में आई बाढ़ के बाद बचाव के काम में मछुआरों की भूमिका भी अहम रही। कहते हैं कि मछुआरों ने कम से कम 20,000 लोगों को बाढ़ से बचाया। इसमें करीब 3,000 मछुआरे लगे और 800 नाव का उपयोग किया गया। इन्होंने किसी से बिना कोई पैसा लिए काम किया। वजह सिर्फ यही थी कि उन्हें पूरे इलाके का भूगोल पता था, इसलिए अधिकांश ग्रामीण इलाकों में वो कम समय में ज्यादा लोगों को बचाने में सफल हुए। बचाव कार्यों में लगे थल, जल और वायुसेना के जवानों को भी उन्होंने सहयोग दिया। अगर मछुआरे नहीं होते तो ये कभी नहीं हो सकता। काफ़ी लोग इसमें जो है आज जो 372 की संख्या है मौत की, वो 500 और 1000 के आसपास होती करीब। मछुआरे ट्रेंड थे। हाँ, वो इवन आर्मी को भी मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि आर्मी जंग पे तो जाती है, लेकिन ऐसे गलियों के बीच में आर्मी भी थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं वो महसूस कर रही थी। हाँ, अननोन टेरेन है। दूसरा, ये जो वाटर को नेगोशिएट करने का ट्रिक जो है ये मछुआरों को अच्छी तरह आता है, तो इस वजह से वो लोग जो है ज़्यादा कामयाब हुए हैं इसमें। और आपको तो पता होगा कि केरला की सरकार ने अब मछुआरों को, जो यंग मछुआरे हैं, उनकी एक आर्मी बनाने की प्लान किया हुआ है। केरल के सभी राजनीतिक दलों, चाहे वो सत्ताधारी सीपीएम या सीपीआई हो या विपक्ष की कांग्रेस, बीजेपी या फॉरवर्ड ब्लॉक, सभी ने परोक्ष बचाव और राहत सामग्रियां वितरित करने में हिस्सा लिया। अच्छी बात यह भी रही कि सभी दलों के बीच ये सहमति बनी कि राहत या बाढ़ से जुड़े किसी भी काम में पार्टी बैनर का उपयोग नहीं होगा। सभी दलों ने इसे माना। इसी वजह से दलों के बीच नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं हुई और न ही कोई टकराव हुआ। हर डिपार्टमेंट, हर मलयाली, हर केरलाइट खड़ा हुआ है साथ। सब कुछ भूल के, सब भेदभाव, जाति पाति, धर्म, राजनीतिक मतभेद, क्या बोलते हैं अपना लैंग्वेज के, सब कुछ किनारे करके सब एक मन से इकट्ठे हुए। केरल में आई बाढ़ की जमीनी हकीकत जानने के लिए राज्यसभा की टीम ने कई प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। स्थिति बहुत विकट थी। अधिकांश जगहों पर गाड़ी से जाना संभव नहीं था। कहीं हम पैदल गए, कहीं गाड़ी से, और जहां नहीं जा सकते थे वहां जाने के लिए हमने सेना से संपर्क किया। सेना के ये जवान दक्षिणी कमांड के हैं और इनकी तैयारी बचाव और राहत दोनों तरह के काम में मदद पहुंचाने की थी। जिस वक्त हम पहुंचे उस वक्त वो बाढ़ में फंसे लोगों के बीच राहत सामग्रियां पहुंचाने की तैयारियों में लगे थे। सेना के जवानों के लिए ये आसान काम नहीं था। वो पहले हमें वहां ले गए जहां राहत सामग्रियां जमा की जा रही थीं। ये देखिए वो जगह। आप मेरे पीछे के इस दृश्य को देखिए। यहाँ से रिलीफ मटेरियल जाते हैं, गाँवों में जाते हैं और पानी के बीच में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के पास जाते हैं
और यहाँ पूरे ज़िले का रिलीफ मटेरियल यहाँ आता है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे आर्मी के लोग यहाँ आप देख रहे हो कि आर्मी के लोग इसे उठा कर ले जा रहे हैं और गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2-3 दिनों के अंदर जमा हुई इतनी सामग्री, इसमें रोजमर्रा के साथ साथ सभी जरूरी सामग्री है। इतनी कम समय में इतनी सामग्री आ जाना केरल में बाढ़ के बीच चल रहे मानवीय प्रयासों का हृदय को छू लेने वाला उदाहरण था। Are you having any difficulty in managing this whole go down and distributing it? There is difficulties, but it is our duty. स्थिति का जायजा लेने सेना के जवानों की मदद से हम उन इलाकों में गए जहां अभी भी पानी भरा हुआ है और जाने का जमीनी रास्ता कट गया था। और फिर हमने जो देखा वो प्राकृतिक आपदा की घड़ी में मानवीय प्रयासों की एक अनोखी कहानी है। सेना की ये नाव उन इलाकों में जा रही है जहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। इन इलाकों में नाव लेके जाना भी आसान नहीं था। और अब आप रबर के पेड़ों को देख रहे हैं। इस इलाके में कई जगह कंक्रीट के पिलर बने हुए थे जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और इन रास्तों पर आने वाली नाव से टकरा रहे हैं। लेकिन इन बाधाओं के बावजूद लोगों तक पहुंचने के प्रयास में कोई कमी नहीं आई। जब तक ये सैलाब रहता है, जब तक लोग अपने घरों से बाहर आने की स्थिति में नहीं आते हैं, तब तक सेना की तरफ से ये सामान उन लोगों को दिए जाते रहेंगे। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये ऐसी ही स्थिति है। ये तस्वीर राज्यसभा टेलीविज़न आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है केरल के बाढ़ग्रस्त उन इलाकों का जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ से क्षति हुई और जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ से लोग पीड़ित हुए। इस गांव की त्रासदी देखिए। ये गांव चारों तरफ से पानी में घिरा है। गलियां पानी में डूबी हुई हैं और लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते। हमारी नाव इन्हीं गलियों के बीच से गुजर रही है। जगह जगह रुककर ये राहत सामग्री वितरित कर रही है। लोग कमर भर पानी में नाव तक आ रहे हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ये लोग राहत शिविरों में नहीं गए क्योंकि ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। बाढ़ की इस विभीषिका में भी जीवन और जीवन भर की कमाई के बीच चल रही जद्दोजहद बंद नहीं हुई है। निबिन ने साफ साफ कहा कि इसी घर में उनकी जीवन भर की कमाई है, इसलिए ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इन तक भी राहत पहुंचाई जा रही है। Why you didn't go out? How can we go? Everyone went outside. How many people we can? We have left my house, so many things. How can we left this one? केरल में पानी वैसे ही काफी रहता है, लेकिन बाढ़ का यहाँ पर किसी को कोई अनुभव नहीं है। सन 2018 के पहले यहाँ 1924 में बाढ़ आई थी, लेकिन उसका दुष्प्रभाव 2018 की बाढ़ का आधा भी नहीं था। इसलिए ना तो सरकार के राजनीतिक नेतृत्व और न ही प्रशासन को ऐसी स्थिति का कोई इल्म था। वो बस ये मानकर चल रहे थे कि बारिश आई है, थोड़ी ज्यादा बारिश है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बारिश ने अपनी सारी हदें तोड़ दी और बांध के पानी के ऊपर बहने की स्थिति आने लगी तो प्रशासन की आंखें खुली। लेकिन ऐसी खुली कि हड़बड़ाहट में उन्होंने आधे घंटे के अंदर 33 बांध खोल दिए और फिर एक दिन के अंदर सारे 85 बांध खोल दिए गए। इसलिए केरल में 2018 की बाढ़ को विपक्ष ने मानव निर्मित आपदा कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस और सीपीएम के ही एक विधायक ने भी इसकी न्यायिक जांच की मांग भी कर दी। 15, 16, 17, 18 4-5 दिन का जो टाइम था ये, इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई।
इतनी बारिश हुई कि भाई आपने जितना अंदेशा नहीं लगाया था। और इनका ये भी मानना है कि भाई उस बारिश की वजह से जो है डैम्स ओवरफ्लो होने के कगार पे पहुंच गए और इसलिए सारे डैम खोलने पड़ गए। पहले इन्होंने 40 डैम खोले थे, उसके बाद इन्होंने 50 डैम खोले। 50 डैम? हाँ 50 डैम जी, और 85 डैम खोलने पड़े इनको, सारे 85। 85 डैम्स है ना। ये सभी बांध अलग अलग जगहों पर थे, पर जब खुले तो कई इलाकों में एक साथ बाढ़ आ गई। दरअसल केरल में 2 चरण में बाढ़ आई। पहले चरण में कुटनार में बाढ़ आई। केरल में इस बार एक बात और खास हुई कि आमतौर पर 1 जून को आने वाला मॉनसून 29 मई को ही आ गया और फिर लगातार बारिश होती रही। कूटनार चूंकि समुद्र तल से 6 फीट नीचे है, इसलिए समुद्र की तरफ से भी यहाँ कुछ पानी आ गया। लिहाजा ये इलाका जून से ही जलमग्न रहा। पहले फेज में करीब 100 के करीब लोगों की मौत हो गई, जिसमें इडुक्की ज़िले में भी था, कुछ एक लोग कुटनाड में भी था, और कन्नूर, कासरगोड, कोड़िकोड। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा एक लल आया, ज़्यादा बारिश थी नहीं। कुटनार का ये इलाका केरल में धान का कटोरा कहा जाता है। ये इलाका पूरी तरह नष्ट हो गया। इस इलाके के प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसे किसी ने नहीं माना। उन्होंने कुटनार को विशेष कृषि जोन के रूप में विकसित करने की सलाह दी थी, जिस पर करीब 1750 करोड़ की लागत आती, लेकिन वो हमेशा के लिए बाढ़ जैसी विपदा से मुक्त हो जाता। पर किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर स्वामीनाथन जो बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि ये जो राइस बॉल है अलापुरा का, इस राइस बॉल को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे। क्या सुझाव दिया था उन्होंने MS स्वामीनाथन ने इसके बारे में? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ द हाउ द मैकेनिज्म फेल्स, our state machinery, how the state machinery is fails. He said that all the Padashegarams, that means paddy folders has to be protected with the outer bunds, concrete outer bunds. So the project came to stand still by the halfway. The state machinery failed to meet the deadline. So 2 times the project was introduced in 2009, and that project again revised in 2014 with more than 4,000 something, 4,000 more than 4,000 rupees. चेंगनूर इलाका बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ दूसरे चरण में बाढ़ आई, जो खास तौर पर बांधों को अचानक खोले जाने के कारण आई। डैम में लगातार पानी बढ़ रहा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, लेकिन लोग घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसी वजह से करीब 400 लोगों की जानें गईं। What has happened is, in a small span of time, एक वीक में 1 वीक मैक्सिमम रेन के, तो हमारा इसका इम्पैक्ट इतना हुआ क्योंकि हमारा जो डैम्स है ऊपर में, उसका जो फ्लड मैनेजमेंट में कुछ रॉन्ग पॉलिसीज़ किया है, वो बहुत स्पष्ट है वो। क्योंकि हम जब मानसून का इतना बड़ा मानसून का प्रेडिक्शन है, तो हम डैम को फुल नहीं रखना चाहिए, हम उसमें कुछ पानी को पहले ही निकलना चाहिए। हम क्या किया कि डैम को फुल रखा, और जब इतना रेन आया ना, हम डैम को टोटली ओपन करने के we were literally forced to do that, and the government was forced to do that, and उसके बाद floods अधिक हो गया। लेकिन सिर्फ बारिश और बांधों को दोष नहीं दिया जा सकता। पानी के सामान्य रास्ते पर मकान और अन्य तरह के अतिक्रमण काफी वक्त से होते रहे हैं।
इससे भी पानी शहरों या उनके रास्ते के गांव में फैल गया। So people have encroached. People have encroached. Government has allowed them to encroach. All these areas. यहाँ भी नहीं है, जो लैंडस्लाइड्स होना चाहिए हुआ है, वहाँ भी एनक्रोचमेंट्स अधिक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स हो गया है, और नीचे जो रिवर्स को जाने के लिए एक रूट है ना, हम फ्लड लाइन बोलता है, जो फ्लड लाइन है वो सब वायलेट किया है। अब इन सम विलेजेस, इन सम रिवर्स वी डोंट इवन नो वेयर द फ्लड लाइन इज। सीपीएम के वीएस अच्युतानंदन जब केरल के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 दिनों तक इडिकी और मुन्नार में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और 19,000 एकड़ के करीब जमीन वापस ली थी। इसके लिए तमाम मकान ढाए गए थे, लेकिन इसके खिलाफ केरल में एक लॉबी एकजुट हो गई और अतिक्रमण के खिलाफ कार्यक्रम रुक गया। इस बीच 2011 में गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई और उसने वेस्टर्न घाट को अतिक्रमण से मुक्त करने को कहा। अगर गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया जाता तो भी इस बाढ़ का दंश केरल को नहीं भुगतना पड़ता। गाडगिल ने यह भी कह दिया था कि अगर इसे नहीं माना गया तो 5 बरस के अंदर इसका नतीजा केरल को भुगतना पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि गाडगिल की बात आखिरकार सही निकली। वो स्टेट असेंबली ही इसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये स्टेट असेंबली में आया था, ये डिस्कस हुआ था, और जो जो रिकमेंडेशंस उन्होंने बोला था वो स्टेट असेंबली बोथ साइड्स, कांग्रेस और लेफ्ट जो है ना हमारा स्टेट में, ये एक्सेप्ट नहीं किया है। और हम एनवायरमेंटल ग्रुप्स है ना, वो हम कहते रहे रिजेक्ट कर दिया बाय वोट। ये नॉट जस्ट माधव गाडगिल रिपोर्ट, उसके बाद उसमें एक कस्तूरी रंगन प्रोफेसर का रिपोर्ट भी आया था, वो दोनों एक्सेप्ट नहीं किया है, जैसा है वो एक्सेप्ट नहीं किया। आखिरी बार केरल में बांध के फाटक 1992 में खोले गए थे, लेकिन उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी और अंधाधुंध निर्माण होते गए। इसके साथ कोचीन में सरकार ने जो एयरपोर्ट बनाया वो धान के खेत में था, और धान के खेत अमूमन नीची जगहों पर होते हैं। उस समय कुछ पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया था और खतरे के प्रति आगाह भी किया था, लेकिन उस समय उन्हें विकास विरोधी कहा गया। केरल आज उसी की सजा भुगत रहा है। साफ है कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए केरल को विकास के प्रति अपनी सोच और दिशा बदलनी होगी। तो इस तरह हम आप पहुंचे हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंत में, लेकिन आपसे विदा लेने के पहले मैं चाहता हूं कि 2 अनुभवों को साझा करूं। पहला तो यह कि जल के प्राकृतिक बहाव के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, और ज़मीन और जंगल के साथ उसके संबंधों को रोकना खतरनाक हो सकता है। दूसरा अनुभव यह है कि युवा शक्ति को कम आंकना उचित नहीं है, क्योंकि केरल में युवा शक्ति ने दिखाया है कि किस तरह सकारात्मक तरीके से बड़े बड़े संकट में वह देश और समाज को निकाल सकता है। राज्यसभा टेलीविज़न के इस ग्राउंड रिपोर्ट में कैमरा पर्सन सुधांशु और सहायक अभिषेक के साथ त्रिवेंद्रम से अखिलेश सुमन।